नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आजकल एक जो नाम है एवरग्रांड, ये बहुत ही चर्चा में है। आपके साथ आज हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि ये कंपनी है क्या और ये कैसे एक थ्रेड है इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को और इंडिया के लिए कैसे एक थ्रेड बन रहा है, कैसे एक परेशानी का सबब बन सकता है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानते हैं। तो ये कंपनी जो एवरग्रांड है, ये फाउंडेड बाय जो एक जी जुआन, जो कि क्या थे, स्टील फैक्ट्री में वर्कर थे 1996 में। उन्होंने इसको फाउंड किया था 1996 में। और उस समय क्या था, अर्बनाइजेशन जो था चाइना में, कि लोग गांवों से शहरों की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उस समय इन्होंने 1996 में एवरग्रांड की शुरुआत की थी। और ये भी जो इनके फाउंडर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी फोटो है। फाउंडर वो शुरू में क्या थे, स्टील फैक्ट्री वर्कर थे और उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अब ये किस किस बिजनेस में है ये बारे में जानते हैं, क्योंकि आप में से बहुतों लोगों को बस ये लगता है कि वो सिर्फ रियल एस्टेट में है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने बिजनेस को। वो बहुत सारे बिजनेसेस में इंक्लूड है, लेकिन मेन उसका बिजनेस क्या है, रियल एस्टेट का है। उसने एवरग्रेड जो ओन करता है आज की डेट में 565 मिलियन स्क्वायर मीटर ऑफ डेवलप्ड लैंड एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन 22 सिटीज। जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं आपकी, जिसमें से आप बस एक वुहान को सब जानते होंगे, लेकिन जो इनकी ये बड़ी बड़ी सिटीज हैं, इन सब सिटीज में उसका क्या है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। और एक ओशियन फ्लावर आइलैंड, ठीक है, ये भी इसने बना रखा है। यहाँ पे भी है, कंपनी का बहुत ही जाना माना प्रोजेक्ट है। तो इन सब पे उसने इसके फ्लैट बने हुए हैं, और या अनफिनिश फ्लैट है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है चाइना का। अगर चाइना का देखा जाए तो इसका है सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी डेवलपर है। तो आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में इसका मेन पैसा लगा हुआ है, मेन बिजनेस रियल एस्टेट में है, जिसके कारण यही जाना जाता है। 170 से सिटीज में ये डेवलप कर चुका है चाइना में, या कर रहा है। इसके साथ साथ ये टूरिज्म में भी है, जहां पे वो 2 मेजर थीम पार्क ब्रांड को ओन करता है। ऐसे ही क्या है, वो स्पोर्ट्स में भी, स्पोर्ट्स में तो आप लोगों ने सुना होगा कि उसने सबसे महंगी फुटबॉल टीम को परचेज किया था। फिर उनके लिए एक जो एवरग्रेड फुटबॉल स्कूल बनाया था, टूरिज्म स्कूल, जिसमें क्या था, वो पढ़ाते थे कि भाई, सिखाते थे कि कैसे फुटबॉल खेलना है, ये सब चीजें जिसमें उन्होंने जो बनाया था, इसमें एक बार में 1000 से ज्यादा लोग आ सके, ये सारी चीजें थी। ऐसे क्या, ऑटोमेटिव ऑटोमेटिव में भी उसने 45 स्टेक इन इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी फ्राडे फ्यूचर, तो इन सब में उसने इन्वेस्ट कर रखा है। ऐसे ही वो हेल्थ केयर में भी उसने क्या कर रखा है, न्यू न्यू मीडिया ग्रुप होल्डिंग, ठीक है, जिसको उसने एवरग्रेंट हेल्थ, पहले तो क्या थी, ये इस कंपनी को एक्वायर किया, उसको अपना हेल्थ का नाम देके, तो इसमें हेल्थ में भी उसने कर रखा। और एंटरटेनमेंट में भी उसका 30 से ज्यादा शहरों में जो उसके ब्रांड है ये चलते हैं। ऐसे ही फाइनेंस में क्या हो गया, जैसे इंश्योरेंस हो गया, एनबीएफसी हो गई, वेल्थ हो गई, वेल्थ यूनिट, इन सब के वो शेयर ओन करता है, अपना बिजनेस चलाता है। ऐसे ही फूड एंड एग्रीकल्चर्स में तो आप देख रहे हैं कि एवरग्रांड एक ऐसा आज की डेट में लग रहा है कि सिर्फ वो रियल एस्टेट है, लेकिन रियल एस्टेट के साथ साथ उसने क्या है, अपने सभी बिजनेस में उसने फैला रखा है अपना सारा बिजनेस। लेकिन यही प्रॉब्लम की वजह भी बना है उसके लिए, क्योंकि उसको क्या है, जब उसने एक्सपांड किया, तो यहाँ देखेंगे एक्सपांड में क्या हो रहा है, जो उसके एसेट्स हैं, एसेट्स क्या तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब आप एक्सपांड करते हैं, तो एक्सपांड के लिए आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। वो पैसे कहाँ से इन्होंने लिए, बैंक से लोन लेके लिए, या जो उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने बायर से लिए, ठीक है ना, कि बायर से कि हम आपकी प्रॉपर्टी बना देंगे। या उन्होंने इंटरनेशनल बॉन्ड्स हो गए, इंटरनेशनल बॉन्ड से इशू किए, ठीक है। एक उन्होंने अपना वेल्थ क्रिएशन भी बनाया, जिसमें मैंने कहा ना, उसमें फाइनेंस में उनका तो वेल्थ में, तो वहां पे लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए। तो इन सब पैसों से लेके उन्होंने अपना क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया अलग अलग बिजनेसेस में अलग। लेकिन आप अगर देखेंगे इन बिजनेसों में क्या, इनको लॉस भी बहुत ज्यादा, और कई ऐसे बिजनेसों में इन्वेस्ट किया जहां पे जो रिटर्न है वो इतना है या है ही नहीं। जैसे आप देखेंगे रिपोर्ट के अनुसार 2016 में उसने 4 बिलियन युआन पे अपना एग्रीकल्चर यूनिट सोल कर दिया था, मतलब सेल कर दिया था, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे उसने जो एक्सपोर्ट में अपना बनाया है, एक्सपोर्ट में फुटबॉल हो गया, इतनी बड़ी टीम खरीदी है, उस टीम को क्या है, एक तरह से उसने बिजनेस प्रमोशन या मार्केटिंग के लिए ही खरीदे। लेकिन इतनी महंगी टीम खरीद के उसने क्या किया, जो लोन जो लिया था, जिसमें उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, उसको अनप्रोडक्टिव, जिसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव की जगह इन्वेस्ट कर दिया, जहां पे रिटर्न उसको आना नहीं है, या ना के बराबर आना है। तो यही है, इसी के चक्कर में क्या हुआ था,
अब देखते हैं कि ये सारी चीजें तो हो गई कि कंपनी इतनी बड़ी बनती जा रही है, ऐसे ऐसे तो हमारे इंडिया में टाटा है, रिलायंस है, एक्सपांड करती जा रही है। तो दिक्कत क्या आ गई? तो दिक्कत क्या आई, जो दो इमीडिएट ट्रिगर हुए, मतलब बिल्कुल ही हुए। तो सबसे पहला क्या हुआ, आज की डेट में जो चाइना है, चाइना भी क्या कर रहा है, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, डिजिटल इकोनॉमी, और वहां पे वो इन्वेस्ट कर रहा है। और इसी के साथ ही क्या है, वो एजुकेशन पे फोकस कर रहा है, एजुकेशन पे उनके। तो हुआ क्या, जो लोग पहले इन्वेस्ट करते थे रियल एस्टेट में, उसकी जगह उन्होंने डिजिटल और इकोनॉमिक की तरफ सब मूव कर गए। इसी के चक्कर में क्या हुआ, कैश क्रंच हो गया एवरग्रेंड के पास, ठीक है, क्योंकि लोग इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे रियल एस्टेट में। ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे चाइना के। तो अगर अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो उनके फ्लैट्स बने, अगर वो बिकेंगे ही नहीं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आएगा सेल करने के लिए? पैसा कहाँ से आएगा? जो ये उन्होंने डैप ले रखा है, इतना लोन ले रखा है, उसको रीपे करने के लिए। ठीक है, तो मेन जो रीजन हुआ, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो वही है कि उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने बना रखी है वो सेल आउट नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने एट कॉस्ट पे भी सेल करने की कोशिश की, या लोअर मार्जिन, तो भी कोई किसी ने भी नहीं खरीदा। और कोविड तो है ही, जिसने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है पूरे वर्ल्ड को भी। तो कोविड की वजह से भी क्या है, चाइना में भी क्या हुआ, कैश क्रंच हो चुका है कि भाई लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्या, अब जब कंपनी सबसे अभी के दौर में $300 बिलियन की लायबिलिटी है उनके पास, जो उनको तुरंत पे करना है, जो वो पे नहीं कर पा रही, जिस वजह से वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही है। ठीक है, और इसके पास क्या, 800 से अधिक अनफिनिश्ड रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसमें क्या है, बहुत सारे जो जो सप्लायर्स है उसके बहुत से पैसे बचे हुए हैं, या इन्होंने क्या किया, होम बायर से पहले ही पैसा ले रखा है, लेकिन अब उनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो रहे। ठीक है, ये सारी चीजें गलती धीरे धीरे जा रही है इनके बैंकरप्सी की तरफ। और जो मेन था, हुआ क्या था कि अगस्त 21 में इनके एक लेटर आया था कि गवर्नमेंट को इन्होंने भेजा था कि हमारी मदद करिए, क्योंकि हम बैंकरप्ट होने वाले, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, वो लीक हो गया था। तो उसके बाद से इसके शेयर्स भी बहुत डाउन हुए हैं, और ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। अभी लास्ट वीक क्या था, इनके वहां पे धरना भी दिया गया, इन लोगों के द्वारा जो अनफिनिश्ड हैं, या जिनके बॉन्ड के पैसे इन्होंने वापस नहीं किए, धरना भी दिया गया कि हमारे पैसे वापस करें। तो लेकिन अब समझते हैं कि ये सब चीजें तो उनकी चल रही थी। वो कर क्या रहे थे कि अब जैसे ही पैसा देना हुआ, एक बैंक से लोन ले लिया और दूसरे बैंक को चुका दिया, या जो बॉन्ड वाला पैसा वो करते। तो ये इनका सर्कल चले जा रहा था। आज की डेट में उन्होंने 128 बैंकों से लोन ले रखा है। ठीक है, 128 बैंकों से उन्होंने लोन लेके चल रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया, एक नई पॉलिसी लाई, किस चीज के लिए, कि आप कितना किसी को लोन दे सकते हो, किसी कंपनी को कितना लोन मिल सकता है। इसको इन्होंने बोला 3 रेड लाइन। ठीक है, और 3 रेड लाइन पॉलिसी, इसमें क्या है कि वो डेब्ट टू इक्विटी, जैसे इंडिया में भी अगर आप अकाउंट्स में देखते होंगे, करते हैं लोग, तो डेब्ट टू इक्विटी क्या है कंपनी का, कैश कितना है कंपनी के पास, कैश इन हैंड वाला हो गया। तो ये सारी चीजें, लायबिलिटी टू एसेट्स रेशियो, कि भाई लायबिलिटी जो है कंपनी के, वो एसेट्स के कितना है, 70% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेट डेब्ट टू इक्विटी 100% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और कैश होल्डिंग एटलीस्ट इक्वल टू शॉर्ट टर्म डेप होना चाहिए कि वो लोग पे करे। तो इसमें क्या हुआ, एवरग्रेड फेल हो गया, क्योंकि 2 साल से जब कोविड आ गया है, तो उससे तो क्या है कि सबके पास कैश क्या है, सब संभाल के खर्च करने लग गए, इन्वेस्ट करना उन्होंने रियल एस्टेट में बंद कर दिया। ठीक है, रियल एस्टेट की मंदी का असर तो चाइना में पड़ा। इस वजह से क्या, एवरग्रीन यहाँ पे फेल हो गई, और कोई भी बैंक लोन देने से मना कर दिया। और जो उन्होंने खुद जो पैसे इकट्ठे कर रहे थे, वो भी आफ्टर अगस्त 2021 में जो उनका वो चाइना गवर्नमेंट का जो लेटर लीक हुआ, उसके बाद से लोगों ने भी पैसा देना बंद कर दिया। उस बात से वो डिफॉल्ट करने लगे अपने रीपेमेंट में, और वो बैंकरप्सी की तरफ चल गए। दूसरा जो है कि अब ये सेल क्यों नहीं हो रही, एक तो कोविड रीजन है ही है। दूसरा क्या है कि जो हमारा चाइना है, इंडिया में क्या होता है, आप किसी भी स्टेट में जाओ, ठीक है, आप वहां रहो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप कहीं भी जा सकते हो, कि सारे इंडिया में एक ही लॉ चलता है, आपकी हेल्थ केयर हो गई या कोई भी सर्विस हो गई। लेकिन चाइना में थोड़ा अलग है। चाइना में क्या है कि सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अर्बन एरिया वाली होती है, वो अर्बन एरिया वाली ओन की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि वो सोशलाइज है, वो समझते हैं कि सभी सिटीजन का इस पे हक होता है। तो वो इट मीन्स कि गवर्नमेंट उसको ओन करती है। और रूरल वाले में वहां के रूलर्स जो
गवर्नमेंट होती है, रूलर जो वहां पे सरपंच हो गए, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसे जो रूलर्स हो गए वहां पे वो ओन करते हैं। तो होता क्या है कि जब एक व्यक्ति अपने गांव से, जहाँ पे वो प्राइमरी पैदा हुआ है, उसको प्राइमरी रेजिडेंट बोलते हैं, वहां से मूव करता है अपने दूसरे शहर में, ठीक है, शहर में मूव करता है, तो मूव करने पे क्या है, उसको जो यहाँ पे जो सब्सिडीज मतलब गवर्नमेंट रेट पे जो उनको हेल्थ केयर एजुकेशन जो मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। जैसे इंडिया में तो क्या आप कहीं भी जाओ कुछ भी जाओ, अभी तो वन राशन वन पॉलिसी भी आ गई है, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलता है, लेकिन यहाँ चाइना में थोड़ा अलग है। तो और इसको अर्बन एरिया में इसका फिर एक ही तरीका कि आप वहां पे घर लो, घर लेके, तो इस चक्कर में क्या था, वहां बूम था, क्योंकि लोग जहां जाते थे वहां रेजिडेंट रहते थे, वहां पे उनको फायदा चाहिए, एजुकेशन का चाहिए, हेल्थ केयर का चाहिए, तो वो घर लेने लग जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी चीज को कि भाई सब एक ही व्यक्ति 10-10 15-15 घर ले रहा है, इसको करने के लिए उन्होंने लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने से क्या किया, उन्होंने क्या कह दिया कि 3 प्रॉपर्टी एक फैमिली ले सकती है, और कई जगह में उन्होंने कई स्टेट में तो 1 कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि फैमिली हु ओन 1 और मोर अपार्ट फॉर बाइंग मोर हाउस, ठीक है, ऐसे 3 प्रॉपर्टी, ये सब की लिमिट लगा दी उन्होंने। एक लिमिट से क्या हो गया, लोग संभाल के अपना पैसा खर्च करने लग गए कि उनको जहां जरूरत हो, जहां प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा वहीं पे वो अपना पैसा क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इससे भी क्या हो, अनपुलिश जो, लेकिन जो रियल एस्टेट वाले हैं वो तो लोन ले लेके, अभी 3/4 जो वेल्थ है चाइना की, एक रिपोर्ट के अनुसार वो क्या है, रियल एस्टेट में फंसी हुई है। तो और वहां पे इतने अनफिनिश्ड है कि जो बड़े बड़े हमारे कई कंट्री हैं उनके सारे लोग वहां पे इकट्ठे रह सकते हैं, कि मतलब इतने उनके रियल एस्टेट की खाली जगह फ्लैट बचे हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी वो भी एवरग्रेड की क्राइसिस में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब क्या ये एक सिस्टमैटिक रिस्क पैदा कर सकती है? सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या हुआ कि अगर एक डिफॉल्ट करता है, एक डिफॉल्ट के होते होते आगे की चीजें भी डिफॉल्ट अपने आप ही होने लग जाए, ठीक है। सिंपल मैं ये बता देता हूँ हुआ क्या, जैसे अभी के दिन में 2020 में जो फर्स्ट क्वार्टर था हमारा, ये अभी जो चल रहा है उसमें सब जगह मंदी है, तो चाइना ही ऐसा देश है जो का पॉजिटिव में ग्रोथ चल रहा है और वो रिकवर करने में, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकवर करने में बहुत ही मदद कर रहा है, ठीक है। और ये जो 1919 से जो उनका तेजी चला है, जो ये प्रॉपर्टी बूम चला है, वो अगर एवरग्रेड बैंकक्रप्ट होती है तो उससे वो बूम खत्म हो जाएगा। और एवरग्रेड के साथ साथ जो उनकी फर्स्ट कंपनी हुआंग, जो एक चाइनीज स्टेट ओन फाइनेंशियल कंपनी है, उसपे भी $240 बिलियन की लायबिलिटी है। तो अगर ये दोनों ही कंपनी डिफॉल्ट करती है तो डिफॉल्ट की क्या है, जो उनका जो प्रॉपर्टी का जो रियल एस्टेट का बूम है वो खत्म हो जाएगा। और ये एक जो कोविड का जो इन्होंने रिकवर किया था, वर्ल्ड इकोनॉमी को रिकवर करवा रहे थे, वो मंदी की तरफ ले जाएंगे वर्ल्ड इकोनॉमी को। क्योंकि चाइना क्या है, आज के डेट में चाइना ही मेन है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रही है ड्यू टू कोविड के बाद, क्योंकि यूएसए के भी स्लो डाउन हो गया कोविड में, लेकिन चाइना ही था जो पॉजिटिव में चल रहा था। तो अगर चाइना ही मतलब अगर वर्ल्ड का एक बड़ा इकोनॉमिक कंट्री ही अगर स्लो डाउन में चला जाएगा, रिसेशन में चला जाएगा, तो उसका इफेक्ट पूरी वर्ल्ड पे जरूर पड़ेगा। अब एवरग्रांड का वर्ल्ड के इकोनॉमिक पे अभी तक क्या असर पड़ा है, तो अभी तक की अगर एक रिपोर्ट माने तो एशिया पैसिफिक और जो यूरोप के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उन पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। और जो वर्ल्ड के 500 रिचेस्ट पर्सन है उन्होंने भी क्या किया है, कंबाइंड लॉस $135 बिलियन तो अभी तक लॉस कर चुके हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट है, ये एक न्यूज़पेपर है जिन्होंने रिपोर्ट दी है, उन्होंने कही $135 मिलियन तो अभी तक वो लॉस कर चुके हैं। बस कि ये न्यूज आते हुए कि ये बैंकक्रप्ट हो सकती है एवरग्रांड। इसमें क्या है, टेस्ला के जो इलॉन मस्क है उन्होंने उनके नेटवर्थ में $7.2 बिलियन का, ठीक है, डाउनफॉल हुआ है। ऐसे अमेजोन के जो है उनको $5.6 मिलियन का हुआ है। तो ऐसे क्या है, इन सबको ही लॉस होता जा रहा है। और जो इसके चेयरमैन थे हुआ यान, मतलब इनका जो, इनको इस नाम से भी जाना जाता है हु का यान से, उनका भी क्या है, वो 2017 में एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, उनकी भी फॉर्च्यून जो थी $42 बिलियन से गिर के कितनी हो गई, आज के डेट में ओनली $7.3 बिलियन हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये बस न्यूज बाहर आते ही कैसे क्राइसिस पूरी वर्ल्ड इकोनॉमिक में हो रहा है। ऐसे इंडिया में भी क्या हुआ, इंडिया में भी क्या है, जो चाइना क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेटल कंज्यूमर, मतलब मेटल कैसे, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो मेटल, और मेटल वो कहां से लेता है, इंडिया से लेता है। तो क्या है, इस न्यूज के बाद बिल्कुल यही है कि इंडिया में मेटल का कंज्यूम कम हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो इस तरीके शार्पली आप अगर पिछले मंडे को देखेंगे तो इंडिया के जो भी स्टॉक हैं
जो टाटा स्टील हो गए, जिंदल स्टील हो गए, सेल हो गया, जीएसडब्ल्यू स्टील हो गया, इसमें कम से कम 10 से 15% की गिरावट आई है ओनली फॉर न्यूज। और अगर ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी तो जरूर क्या है, क्योंकि कमोडिटी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर जरूरत नहीं पड़ेगी चाइना को, क्योंकि मेन तो कंपनी वही कर रही है। और जो लोग हैं वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। तो क्या है, इन सब कंपनियों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और ये सब जो शेयर हैं वो नीचे गिरेंगे और उसका प्रभाव इंडियन शेयर मार्केट पे भी पड़ेगा। तो मैंने पहले जो बताया वो तो डायरेक्ट इम्पैक्ट था, इंडिया के शेयर मार्केट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा ओनली फॉर जो हमारे टाटा स्टील कमोडिटी वाले हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या पड़ सकता है कि जैसे अगर चाइना में, पहला तो हमारा क्या है, शेयर्स पे पड़ गया। दूसरा हमारा इफेक्ट क्या पड़ सकता है, दूसरा हमारा इफेक्ट पड़ सकता है कि जो हमारे स्लो डाउन हो जाते हैं, कि जो चाइना हो गया, चाइना क्या करती है, इंडिया की स्टार्टअप में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। आपको पता होगा पेटीएम हो गया या कई सारे हमारे जो जो स्टार्टअप थे उन सब में बहुत ह्यूजली इन्वेस्ट किया है इन्होंने। तो अगर चाइना में ही स्लो डाउन आ जाएगा तो वो पैसे की क्या होगी, उनकी कमी हो जाएगी, क्योंकि अगर एक डिफॉल्ट करेगा तो बैंकें भी डिफॉल्ट करेंगी। तो यहाँ पे पैसा आना कुछ समय के लिए बंद हो सकता है। लेकिन ये तो होगा डायरेक्ट इफेक्ट, लेकिन एक इनडायरेक्ट इफेक्ट भी होगा जो इंडिया के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि जो चाइना की गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए चाइना क्या करती है, इंडिया को ही सॉफ्ट टारगेट मानती है कि इंडिया में ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे लोगों का ध्यान वहां चला जाए। आपको याद होगा कि कोविड के समय, कोरोना वायरस के समय उन्होंने क्या किया था, लद्दाख में जाके लड़ाई स्टार्ट कर दी थी कि लोगों का ध्यान उस तरफ चले जाए। ऐसे एक न्यूज है कि उत्तराखंड में भी उन्होंने क्या किया, पुल गिरा दिया, एक ब्रिज गिरा दिया है और वो अब उत्तराखंड में भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं अब चाइना कैसे खेल रही है, वहां की गवर्नमेंट कैसे खेल रही है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर वो बैंकरप्सी हो जाए एवरग्रेड, तो वो अपने उत्तराखंड में या लद्दाख में अपनी तेजी बढ़ा दे कि लोगों का ध्यान उस तरफ चला जाए और वो इंडिया के लिए एक सबक, इंडिया के लिए एक सिरदर्दी बन सकता है। तो आशा करता हूं आज आपको बिल्कुल समझ आएगा कि एवरग्रीन का क्या, कंपनी क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करती है और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई। उसका मेन रीजन वही है चाइना गवर्नमेंट की, कि चाइना गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी की है कि लिमिट लगा दी उन्होंने, या 3 लाइन पॉलिसी लाई, जिस वजह से कंपनी और लोन नहीं ले पा रही। अगर वो लोन ले पाती तो एक लोन का रिपेमेंट वो दूसरे लोन से कर देती और ऐसे ही उसका चलता रहता। ठीक है, और कहीं उन्होंने अनप्रोडक्टिव या नॉन रिटर्न वाले में भी इन्वेस्ट कर दिया और कोरोना वायरस तो एक रीजन है ही है। तो आशा करता हूं आज आपको समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तब तक, कल तक के लिए धन्यवाद।